जैसे ही आईआईटी का रिजल्ट आया, घर वालों ने रिजल्ट देखा, बड़ा बड़ा लाल रंग का फेल लिखा हुआ आया था। घर वालों के चेहरे पे जो निराशा दिखी ना उस दिन, ओहो, मतलब दिल से बुरा लगा था। ख्वाब था रोनाल्डो बनने का, पूरी दुनिया में अपने नाम का डंका बजाना चाहता था। सबके मुंह से सिर्फ एक ही नाम सुनना चाहता था, तपेश तपेश तपेश। लेकिन सबके मुंह से सिर्फ एक ही नाम सुना, दोस्त, लूजर लूजर लूजर। जहन में जरूर उठ रहा होगा। एक बात बताइए, क्या आप पर कभी किसी ने, किसी रिश्तेदार ने, किसी व्यक्ति ने जिससे आप बहुत प्यार करते हो, आप पर कभी एक फेलियर का लेबल लगाया है? उन्होंने कभी कुछ ऐसा बोला हो कि बेटा तुमसे ना हो पाएगा? गुस्सा आया होगा, अपनी एबिलिटी पर डाउट हुआ होगा, और क्या यही कहेंगे ना। क्लास 12th में था और ख्वाब था रोनाल्डो बनने का, पूरी दुनिया में अपने नाम का डंका बजाना चाहता था। तो मेरे नाम का डंका भले ही दुनिया में बजा हो या ना बजा हो, मेरी माता जी ने मेरा डंका अच्छे से जरूर बजाया था। सबके मुंह से सिर्फ एक ही नाम सुनना चाहता था, तपेश तपेश तपेश। लेकिन सबके मुंह से सिर्फ एक ही नाम सुना, दोस्त, लूजर लूजर लूजर। रोनाल्डो बनकर तो दुनिया में कभी डंका बजा नहीं सका, लेकिन आज जहां हूं, जो भी हूं, हर एक उस इंसान के लिए सबक है जिसने मुझे कभी लूजर कहा था। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तपेश कुमार। मैं प्रोफेशन से एक पायलट हूं, पर जिंदगी में और भी बहुत कुछ करने की इच्छा रखता हूं और कर भी रहा हूं। पर आज की कहानी की शुरुआत हम करते हैं कुछ कुछ नहीं, बहुत सालों पहले से। कहानी शुरू होती है 1992 में। तो ये तब मैं पैदा भी नहीं हुआ था। ये कहानी शुरुआत में मैं आपको बताना चाहूँगा मेरे पेरेंट्स की। इसका कारण क्या है वो आपको आगे जाके थोड़ा समझ में आएगा। मेरे पेरेंट्स हरियाणा के गाँव से बिलॉन्ग करते हैं। भिवानी में एक नंदगाँव करके गाँव है, छोटा-सा गाँव है, कुछ 400-500 घर हैं उसमें। उस गाँव से बिलॉन्ग करते हैं। तो वहाँ पर मेरे पिताश्री ने अपना एक बिज़नेस शुरू किया। एक नहीं, एक्चुअली उन्होंने 3-4 बिज़नेसेस शुरू किए, जो कि अनफॉर्च्यूनेटली कभी काम नहीं किए। एज़ अ रिज़ल्ट उनके ऊपर कर्ज़ा बहुत हो गया था और इसी टाइम नई-नई शादी हुई थी एंड मैं नया-नया कंसीव हुआ था। तो इस कारण, क्योंकि गाँव में कर्ज़ा बहुत बढ़ गया था, वो कर्ज़ा उतारना था, पैसे थे नहीं, तो पिताजी पर कर्ज़ा था, कुछ 50,000 रुपए का। अब उस ज़माने में 1992 में 50,000 रुपए की कीमत बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, आज भले ही इतनी ना हो। तो माताजी और पिताजी दिल्ली आ गए। मैं उस समय अपनी मम्मी के पेट में ही था। घरवाले एक सूटकेस भरकर लाए थे, जिसमें सिर्फ़ कपड़े थे और जेब में 10 रुपए थे। और कुछ नहीं लेके आए थे। दिल्ली में कहाँ रहेंगे, कहाँ खाएँगे, कहाँ पिएँगे, क्या करेंगे, कुछ आइडिया नहीं था। घरवाले दिल्ली आए, बहुत रातें उन्होंने शुरुआत में तो रेलवे स्टेशन पे और बस स्टॉप्स पे सोकर बिताई हैं, ऐसा मुझे उन्होंने बताया है। जबकि मेरी माताजी मेरे को लेकर प्रेग्नेंट थी उस टाइम पर। उसके बाद इवेंचुअली वो नोएडा में उन्हें एक चॉल मिला। बॉम्बे में जैसे चॉल होते हैं ना, तो नोएडा में ऐसी एक बिल्डिंग थी जिसमें बहुत सारे लोग रहते थे। उस चॉल में उन्होंने रहना शुरू किया और वहाँ से फिर मेरे पिताजी ने अपनी नौकरी ढूँढनी शुरू करी। इवेंचुअली उनकी नौकरी लगी एक ट्रांसफ़ॉर्मर्स की कंपनी में, जिसमें सैलरी ठीक-ठाक थी, तो कर्ज़ा उतारने में हेल्प हो रही थी धीरे-धीरे। अब लेकिन रहना उस चॉल में थोड़ा-सा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि मेरी माताजी प्रेग्नेंट थी। तो पेरेंट्स ने क्या किया, वो मूव इन हो गए मेरी माताजी के माँ-बाप के साथ, जो कि रहते थे आर.के. पुरम में उस टाइम। दिल्ली में एक जगह है आर.के. पुरम। तो वहाँ पर वो एक छोटे से घर में रहते थे, सरकारी फ्लैट होता था। उस फ्लैट में पीछे एक छोटी-सी झोपड़ी-सी लगा लीजिए, मतलब एक 10 बाय 10 का कमरा था और उसमें टिन की शीट थी। वो पुराने ज़माने में आती थी ना ऐसे वेवी वाली शीट, टिन की शीट थी, उसमें शिफ्ट हो गए। अब मेरा बचपन सारा वहीं बीता, तो मैं वहीं पे पैदा हुआ, वहीं पे मैंने अपना सारा बचपन बिताया एंड उस 10 बाय 10 के कमरे में एक छोटी-सी किचन हुआ करती थी और जो बाथरूम होता था, वो भी मतलब सेपरेट बाथरूम नहीं था। इट यूज्ड टू बी अ शेयर्ड बाथरूम, तो बहुत सारे लोग 3-4 घर मिलके एक बाथरूम यूज़ किया करते थे। उस हालातों में कुछ बचपन बीता। तो ज़िंदगी कुछ इस तरह की थी जहाँ पर रहने के लिए ढंग का घर नहीं था, पहनने के लिए कपड़े नहीं थे और खाने के लिए हर रोज़ खाना हुआ तो करता था, पर इतना अच्छा नहीं हुआ करता था। जहाँ पर घर वाले खुद का पेट खाली रखकर मुझे खाना खिलाकर सुला देते थे। अब ज़्यादा सैड नहीं करेंगे, थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं एंड थोड़ा-सा हैप्पीनेस लेके आते हैं। तो अब बात आती है क्लास 10th की। तो दिस इज़ 2010, मैं क्लास 10th में हूँ एंड मेरे 10th क्लास में अच्छे नंबर आ गए। मैंने मेहनत करी, माताजी ने, पिताजी ने मेरे पे मेहनत करी और मेरे लाइफ में पहली बार एग्ज़ैक्ट नंबर भी याद है मुझे आज तक, 93.2% मार्क्स आए थे।
विच वॉज अ फर्स्ट टाइम फॉर मी। मेरा आज तक 92 90s में मार्क्स नहीं आए थे स्कूल में कभी भी। अब इस पॉइंट पे आके घर वालों को लगा कि लड़का तो पढ़ाई में अच्छा है हमारा, ये तो आईआईटी करेगा, हमारा नाम रोशन करेगा। बट हुआ क्या, यहाँ पर मेरे को चस्का लग चुका था अभी तक फुटबॉल खेलने का। तो हम जहाँ रहते थे, एक सरकारी फ्लैट में रहते थे छोटे से में, वहाँ पर आसपास जो हम बच्चे होते थे, हम हर रोज शाम को फुटबॉल खेला करते थे। और वहाँ से मुझे ऐसा चस्का लगा फुटबॉल खेलने का कि रगों में फुटबॉल दौड़ने लगा। मेरे दिमाग में सारे टाइम सुबह से शाम सिर्फ फुटबॉल चलता था। घर में सारे दिन जब भी टीवी देखने का मौका मिलता था, दिन में आधे घंटे मैं फुटबॉल का मैच देखता था। सपने देखता था कि एक दिन मैं मैनचेस्टर यूनाइटेड में खेलूंगा। उस टाइम मैनचेस्टर यूनाइटेड इंडिया में मतलब नया नया फुटबॉल का क्रेज आया था, तो मैन यू वाज लाइक सबसे ऊपर हुआ करता था। तो मेरा सपना हुआ करता था कि मैनचेस्टर यूनाइटेड में खेलूंगा और ऐसे देश का नाम रोशन करेंगे, और एयरपोर्ट पे आएंगे तो बाहर लोग तालियां बजाएंगे, वो तपेश आया है, मैन यू से खेल के आया है। तो उस टाइप के सपने दिमाग में चलते थे। पर घर वालों के दिमाग में अलग सपने थे कि ये आईआईटी में जाएगा, आईआईटी में टॉप में जाएगा, एकदम कंप्यूटर इंजीनियरिंग करेगा। हुआ क्या, 10th में अच्छे मार्क्स आ गए तो घर वालों ने डाल दिया मेरे को आईआईटी की कोचिंग में। अब वहाँ पर ज़्यादा चॉइस मिलती नहीं है। मिडिल क्लास फैमिली, आई एम श्योर आप लोगों को समझ में आ ही रहा होगा ये मिडिल क्लास में कैसा होता है। बच्चों से नहीं पूछा जाता कि बेटा आपको क्या करना है या आपको क्या बनना है बड़े होके, सीधा बोला जाता है कि बेटा ये करो। तो वही हुआ, आईआईटी की कोचिंग में डाल दिया गया। बट दिमाग में क्या चलता था, फुटबॉल खेलना है। तो शाम को जितना 1 घंटा मिलता था खेलने के लिए, उसमें जाके मैं फुटबॉल खेला करता था। क्लास 11th और क्लास 12th मैंने पढ़ाई पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। लेकिन घर वालों को दिखाना पड़ा कि हाँ मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, ध्यान दे रहा हूँ, बिकॉज उनके भी सपने थे और वो सपने मैं तोड़ना नहीं चाहता था। इतना मेरे अंदर कभी जज्बा आया नहीं कि मैं उन्हें मुंह पे बता पाऊँ कि मेरे को फुटबॉल खेलना है, मेरे को नहीं करनी पढ़ाई। तो 2 साल चलता रहा, मैं कोशिश करता रहा पढ़ने की, घर वाले कोशिश करते रहे मुझे पढ़ाने की, और मैं हर रोज़ फुटबॉल खेलता रहा। इसी बीच हुआ ऐसा कि मैं थोड़ा-सा प्रोफेशनल फुटबॉल भी खेला। तो अब घर वालों से लड़ाई-वड़ाई करके, झगड़ा करके मैं गया खेलने, मैं प्रोफेशनल खेला, एक क्लब के लिए खेला दिल्ली में। पर 11वीं कक्षा में नंबर थोड़े से खराब, थोड़े से नहीं बहुत खराब आए, तो घर वालों ने बोला कि नो मोर फुटबॉल, आओ अब पढ़ाई करो सारे टाइम। 11वीं बीत गई, 12वीं बीत गई, पढ़ाई चलती रही, थोड़ी बहुत होती रही, थोड़ी बहुत नहीं हुई। 12वीं के बोर्ड्स आए। 12वीं के बोर्ड्स दिए तो ऑब्वियसली इतनी अच्छी पढ़ाई नहीं करी थी कि बहुत अच्छे नंबर आते, तो ज़्यादा अच्छे नंबर नहीं आए। आईआईटी का एग्ज़ाम आया, जिसके लिए पिछले 2 साल से घरवालों के लिए जी तोड़ तैयारी चल रही थी। मेरी तरफ से थोड़ी बहुत तैयारी चल रही थी। वो एग्ज़ाम आया, एग्ज़ाम दिया, एंड यू कैन गेस इट, ऑब्वियसली सिलेक्शन नहीं हुआ। तो घरवालों को कुछ ऐसा लगा कि सिलेक्शन इसलिए नहीं हुआ होगा कि कुछ टेस्ट में गड़बड़ हो गई होगी, ओएमआर शीट भरने में गलती कर दी होगी, इस प्रकार की कोई दिक्कत हुई होगी, क्योंकि हमारा बच्चा बहुत स्मार्ट है। इसके 10th में 93 आए थे, तो ये तो स्मार्ट है, ये आईआईटी ही करेगा। तो 10th जैसे ही आईआईटी का रिजल्ट आया, घर वालों ने रिजल्ट देखा, बड़ा-बड़ा लाल रंग में कंप्यूटर पर, साइबर कैफ़े में देख के आते थे, उस टाइम पे इंटरनेट नहीं होता था। तो साइबर कैफ़े में देखा, बड़ा-बड़ा लाल रंग का फ़ेल लिखा हुआ आया था। घर वालों के चेहरे पे जो निराशा दिखी ना उस दिन, ओहो! मतलब दिल से बुरा लगा था मुझे। पर पढ़ाई नहीं की थी तो क्या कर सकते हैं। घर पहुँचे साइबर कैफ़े से, घर वालों ने जो सुताई करी उस दिन मेरी, जो सुताई करी, डंडा, झाड़ू, चप्पल जो हाथ में आया उससे मेरी पिटाई की गई पहले तो। फिर जब गुस्सा निकल गया तो आया उदासी वाला फ़ेज़, जहाँ पे घर वाले मतलब ऐसे एकदम सैड होके बैठ गए कि हमारा लड़का कुछ अच्छा नहीं कर सकता ज़िंदगी में, बोझ बन के रहेगा हमारे ऊपर। ये सब चला कुछ 3-4 घंटे। 3-4 घंटे बाद जब ये सौरों वाला फ़ेज़ निकल गया, तब घर वालों को आया कि अब क्या करें फ्यूचर में? तो फिर से नहीं पूछा गया कि आप क्या करना चाहोगे अब बता दो क्या करना है? इसमें तो हुआ नहीं। सिंपल एक डिसीजन लिया गया कि चलो फिर से आईआईटी की तैयारी करेंगे, 1 साल फिर से लगाएँगे, 12th के बाद ड्रॉप करेंगे। अब इसी दौरान हुआ ये कि मेरे पिताश्री की ट्रांसफ़र आ गई बैंगलोर, तो हमें शिफ्ट होना पड़ा बैंगलोर में। तो हमने जाके बैंगलोर में एक नया छोटा-सा घर देखा, वहाँ पे रहना शुरू किया। एंड बैंगलोर में दिक्कत ये हो गई कि मेरा था ड्रॉप ईयर अब 12वीं के बाद, और बैंगलोर में ना एक भी दोस्त, ना किसी से जान-पहचान, टोटली नया शहर, ना वहाँ की भाषा आती। तो बैंगलोर जाके मैं ऐसा सुनसान हुआ कि 1 साल जो मेरा बैंगलोर में बीता, वो मेरे ख़्याल से मेरी ज़िंदगी का सबसे खराब साल था। सुबह 5 बजे उठता था, सुबह से रात हो जाती थी, सिर्फ़ और सिर्फ़ किताब लेके बैठा होता था और ये सोच रहा होता था कि मैं आज अगर मैनचेस्टर यूनाइटेड में खेल रहा होता तो कितना अच्छा होता। लिटरली दिमाग में सिर्फ़ ये चलता था। इसी बीच मैंने छोटी-मोटी कविताएँ लिखनी शुरू करी, क्योंकि पढ़ाई तो कर नहीं रहा था, तो पूरे दिन किताब के सामने बैठ के क्या करोगे? कुछ ना कुछ तो करोगे। ना इंटरनेट का ज़माना था, ना उस टाइम पे मोबाइल फ़ोन होते थे।
तो ऑप्शन क्या था, किताब के पीछे पोएट्री लिखनी शुरू कर दो। वो पोएम्स आज तक रखी है मेरे पास। 1 साल तक ये चलता रहा, जहाँ पर मैं लिटरली डिप्रेशन में चला गया था। सिर्फ़ एक सहारा हुआ करता था, वो था शाम को 1 घंटा जो फिर से फुटबॉल खेलने को मिलता था, क्योंकि वहाँ पे मैंने कुछ लोग ढूँढ लिए थे जो हर रोज़ शाम को फुटबॉल खेला करते थे। तो 1 घंटा दिन में मैं बाहर निकलता था घर से, जहाँ मैं फुटबॉल खेल के आता था, वरना सारे दिन घर में एक किताब लेके बैठे रहो और पढ़ो मत। तो यू कैन इमेजिन कि दिमाग में क्या-क्या ख़्याल आएँगे, क्या-क्या सोच आएँगी। तो ज़िंदगी इस प्रकार बीत रही थी कि आगे इतना अंधेरा दिखता था कि मन करता था भगवान बस उठा ले। सोच के देखिए, एक 17 साल का छोटा-सा बच्चा भगवान से ये प्रार्थना कर रहा है कि भगवान मुझे उठा ले, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में कुछ बचा नहीं है, मेरे को कुछ करना नहीं है ज़िंदगी में। इन हालातों में मेरा 1 साल बीता, बात आ गई 2011 में। आज भी डेट याद है, 19 अप्रैल 2011 को मैंने सुबह-सुबह मैं उठा, अपना वही नॉर्मल शेड्यूल 5 बजे उठ के किताब उठाई और अपना पढ़ाई-लिखाई शुरू कर दो। पढ़ाई-लिखाई तो क्या मतलब, किताब लेके बैठ जाओ। यहाँ पर उस एक दिन मैंने अपने घरवालों को जाके मुँह पे बोल दिया कि माताजी, पिताजी, मेरे से पढ़ाई नहीं हो रही। पूरा 1 साल हो चुका है, ध्यान में रखिए, पूरा 1 साल मैं बिता चुका हूँ पढ़ाई करते हुए अपैरेंटली। अगले 1 महीने में आईआईटी का एग्ज़ाम है फिर से। और मैंने यहाँ जाके घरवालों को उस दिन बस बोल दिया। पता नहीं कहाँ से हिम्मत आई मेरे अंदर, कहाँ से वो जिगरा आया कि मैं बोल दूँ, और मैंने जाके बस मुँह पे बोल दिया कि पिताजी, माताजी, मुझे नहीं पढ़ना। मुझे जाके फुटबॉल खेलना है। बोल दिया। तो फिर से वही जो 1 साल पहले हुआ था, फिर से वही कहानी एग्ज़ैक्टली रिपीट हुई। फिर से सुताई हुई, फिर से झाड़ू, चप्पल सब कुछ पड़ा। फिर से पेरेंट्स गुस्से में आए, फिर सैड हुए, फिर उन्होंने फाइनली सोचा कि अब क्या करें आगे? ये तो पढ़ ही नहीं रहा, इसने तो 1 साल वेस्ट भी कर दिया अपनी ज़िंदगी का। यहाँ पर मेरे पिताजी ने मेरे दादाजी को फ़ोन किया। वो अपने दादा, मतलब मेरे पिताजी और उनके पिताजी, उनका बहुत अच्छे रिलेशंस थे आपस में, और मेरे पिताजी उनकी बहुत सुनते थे। तो उन्होंने फ़ोन किया एंड पूछा कि तपेश कह रहा है कि उसे पढ़ाई नहीं करनी, तो बताइए मैं क्या करूँ? मेरे दादाजी ने एक बहुत ही प्यारा सेंटेंस बोला, और उस सेंटेंस ने लिटरली मेरे पेरेंट्स की और मेरी ज़िंदगी बदल दी। मेरे दादाजी ने कहा कि विनोद, मेरे पिताजी का नाम विनोद है। तो मेरे दादाजी ने कहा, विनोद, अगर तपेश चाहता है कि वो खेती करे ना, तू उसको खेती में भी सपोर्ट कर। वो जो करना चाहता है तू उसका उस चीज़ में सपोर्ट कर। और उस मोमेंट पे मेरे पिताजी का एकदम ऐसे माइंड चेंज हुआ। उन्होंने बोला, ठीक है, तू बता क्या करना चाहता है? मैंने बोला फुटबॉल। बट ठीक है, वो ज़्यादा फ़िल्मी हो गया, बट अपने इंडियन पेरेंट्स थोड़ा प्रैक्टिकैलिटी लगा देते हैं। उस ज़माने में फुटबॉल का इतना कुछ स्कोप था नहीं, तो उन्होंने बोला, देख, तेरे को पढ़ाई नहीं करनी, कोई नहीं, पर फुटबॉल तो हम नहीं खेलने देंगे, क्योंकि फुटबॉल में तेरा कोई स्कोप नहीं है, कोई करियर नहीं है इंडिया में, परेशान रहेगा ज़िंदगी भर। मैंने भी सोचा कि बात तो ठीक है इनकी, गलत नहीं कह रहे। सो इस समय पर मेरे मुँह से निकला कि मुझे पायलट बनना है। अब आप सोचेंगे, ये पायलट कहाँ से आया? मुझे भी नहीं पता। मैंने आँखें मूंद कर बस बोल दिया कि मैं पायलट बनूँगा फिर। अब इन्हीं 3 सालों के दौरान जो मैं आईआईटी की तैयारी कर रहा था और पढ़ाई करने की कोशिश कर रहा था, इन्हीं दौरान सोसाइटी ने, रिश्तेदारों ने इतनी बेइज़्ज़ती करी है और इतना प्रेशर डाला है मेरे ऊपर कि आपको पता ही होगा मेरे ख़्याल से। हम सब, आई थिंक वी ऑल फेस दिस। सोसाइटी ने, ख़ास करके रिश्तेदारों ने, जब आईआईटी वाला एग्ज़ाम पहली बार में नहीं हुआ था, उन्होंने इतना बोला कि इसके बस की नहीं है, इससे नहीं होगा, क्यों करा रहे हो, इसको कोई नॉर्मल कॉलेज में डाल दो, इसको बाहर भेज दो, कुछ भी करने दो इसको, इसके आईआईटी इसके बस की नहीं है। और एक फेलियर का जो टैग होता है ना, वो ऐसे गले में डालकर माला बनाकर टाँग दिया गया था। अब मैंने जब ईयर ड्रॉप करा और फिर घरवालों को बोल दिया कि मेरे को नहीं पढ़ना, तो वो टैग जो पहले इतना होता था, वो बड़ा होके इतना हो गया। क्योंकि सबने बोला कि ओह! 1 साल वेस्ट कर दिया, अभी भी नहीं कर रहा, अब भी इसके बस की नहीं है, इससे नहीं होने वाला था इसलिए पहले ही भाग गया, डर के भाग गया, डर रहा है ये, इसके बस की नहीं है। ये सब बातें चली, ये सब बातें सुनने में भी आई। ऑब्वियसली मुँह पे आके कोई नहीं बोलता, बट सुनने में आ जाती हैं घूम फिर के। तो सुनने में सब कुछ आया, बुरा लगा। बट यहाँ पर मैंने एक मन बना लिया था कि पायलट बनेंगे। पायलट की सोच दिमाग में कहाँ से आई? भगवान ने डाली, मेरे को ऐसा लगता है। क्योंकि कभी सोचा नहीं था कि ज़िंदगी में पायलट बनूँगा या ऐसा कुछ करूँगा कि एविएशन में जाना है। बट वो दिमाग में ऐसा एक लट्टू सा जला कि चलो पायलट बनते हैं। और मैंने घरवालों को बस बोल दिया पायलट बनना है। घरवालों ने सोचा इस बारे में थोड़ा-सा, क्योंकि पायलट बनने में दिक्कत ये होती है कि खर्चा बहुत ज़्यादा आता है।
और उतने पैसे थे नहीं। बट यहाँ पे माताजी पिताजी का बहुत बड़ा धन्यवाद कि उन लोगों ने अपने मीन्स, अपनी औकात से बहुत बढ़कर मेरे ऊपर खर्चा किया। वो पैसे घर बेच कर आए, लोन लेकर आए, कहीं लोगों से उधार लेकर आए हैं पैसे, और मैंने मेरी ट्रेनिंग करी। तो जब मैं फ्लाइंग स्कूल में गया, जहाँ पे मैं अपना पायलट बनने का कोर्स करने गया, जिस दिन मैं वहाँ पहुँचा, उस दिन दिमाग में एक बात थी। जो सोसाइटी ने ये एक इतना बड़ा लेबल चिपका रखा था, जो गले में माला डाल रखी थी फेलियर की, मुझे ये माला उतार के फेंकनी थी। मेरे को दुनिया को प्रूव करना था कि मैं एक फेलियर नहीं हूँ, मैं कैपेबल हूँ, मैं ज़िंदगी में बहुत कुछ कर सकता हूँ। और इस सोच के साथ मैंने फ्लाइंग स्कूल में जाकर दबाकर मेहनत करी। जहाँ पर लोग सुबह 9 बजे उठकर आराम से फ्लाइंग स्कूल जाते थे, दिन में 1 फ्लाइट करते थे और फिर शाम को वापस आ जाते थे। वहाँ मैं सुबह-सुबह 6 बजे उठता था हर रोज़, और जो पहली बस हमारे हॉस्टल से फ्लाइंग स्कूल जाती थी, उसमें जाता था। जिसमें सिर्फ़ जो लोग फ्लाइंग स्कूल खोलते थे ना, जो वहाँ पे काम करते थे, कर्मचारी थे, उनके साथ में बस में बैठकर फ्लाइंग स्कूल जाता था। तो शांति मिलती थी फ्लाइंग स्कूल में, कोई नहीं होता था। वहाँ आराम से बैठकर अपनी पढ़ाई करता था। सुबह 3 घंटे हर रोज़ शिद्दत के साथ पढ़ाई किया करता था। बाकी फिर 9 बजे बाकी सब आ जाते थे, फ्लाइंग होती थी पूरे दिन। शाम को फिर 4-5 बजे सब लोग फ्लाइंग करके वापस अपना हॉस्टल चले जाते थे। पर मैं फ्लाइंग स्कूल में ही बैठता था। फिर से 2-3 घंटे आराम से मिलते थे। इंतज़ार करता था कि बाकी सारा फ्लाइंग स्कूल जब क्लोज़ होगा, जो वर्कर्स हैं जब वो वापस जाएँगे, तो मैं उस लास्ट बस में बैठकर वापस जाया करता था हॉस्टल। फिर अगले दिन सुबह उठता था और सेम शेड्यूल फ़ॉलो किया करता था। एज़ अ रिज़ल्ट मैंने अपना सीपीएल उस टाइम पे, जो कि एक रिकॉर्ड था इंडिया में, मैंने अपना पूरा सीपीएल, जो पूरा पायलट बनने का कोर्स होता है, वो 11 महीने में ख़त्म कर दिया था। जितने एग्ज़ाम्स थे, मैंने सारे पहली बार में पास कर लिए थे। बढ़िया से बहुत अच्छी फ्लाइंग करी और 11 महीने में मैंने अपना कोर्स पूरा किया। घरवालों को थोड़ा-सा भरोसा आया मुझ पर कि हाँ, ठीक है। उसके बाद लाइसेंस मिल गया। मैं ऑफ़िशियली एक पायलट बन गया। एक सीपीएल लाइसेंस मिल गया, बट नौकरी अभी तक नहीं थी। और वो ज़माना कुछ इतना ख़राब था कि उसी टाइम किंगफिशर नाम की एक एयरलाइन बंद हुई थी। एंड एज़ अ रिज़ल्ट बहुत सारे पायलट्स घर पे बैठे थे जिनके पास नौकरी नहीं थी। 8,000 लोग उस समय पर घर बैठे थे बिना किसी नौकरी के। बट दे ऑल हैड अ लाइसेंस, जो मेरे पास भी था। इसी दौरान जेट एयरवेज़ की एक वैकेंसी आई, जो कि उस समय पे बहुत रेयर बात थी, बिकॉज़ मार्केट में पायलट्स इतने थे कि कोई कमी थी ही नहीं पायलट्स की। बट जेट एयरवेज़ की एक वैकेंसी आई 2013 में। मैंने उस वैकेंसी में अप्लाई किया और जो मेहनत करी उस वैकेंसी के लिए, घर पे था, लाइसेंस मिल चुका था, सुबह से शाम सिर्फ़ इस बार एक्चुअल में सिर्फ़ पढ़ाई करता था। सुबह 5 बजे उठता था, खुद अपने आप से उठता था, अपनी अलार्म लगाता था, खुद अपनी किताब हाथ में लेके पढ़ता था और पूरे दिन पढ़ता था। यहाँ तक कि शाम को फुटबॉल खेलना भी छोड़ दिया था। कुछ 5-6 महीने मैंने उस एग्ज़ाम के लिए बहुत शिद्दत से पढ़ाई करी। एग्ज़ाम आया, एग्ज़ाम दे के आया, एंड भगवान का शुक्र है, कुछ मेरी मेहनत भी थी थोड़ी बहुत, एंड उस एग्ज़ाम में मेरी फर्स्ट रैंक आई। जो आगे की सिलेक्शन प्रोसेस थी, जिसमें ग्रुप डिस्कशन, इंटरव्यू, इन सब के थ्रू मेरी रैंक नंबर 1 रही और मेरी जेड एयरवेज़ में नौकरी लगी 2013 में। ये उस समय की बात है जब मेरे साथ वाले लोग, जिन्होंने फ्लाइंग स्कूल मेरे साथ जॉइन किया था, उनके उनकी ट्रेनिंग तो बहुत दूर की बात है ख़त्म होना, उनके एग्ज़ाम्स तक पास नहीं हुए थे। उनके कुछ 50-60 घंटे हुए थे और मैं यहाँ पे नौकरी लेके बैठा था। फ़र्क सिर्फ़ ये कि मैंने मेहनत करी थोड़ी-सी, और मैंने उस चीज़ में मेहनत करी जिसमें मेरा करने का मन था। मैंने वो चीज़ करी जो मैं खुद से करना चाहता था, जिसका मुझे खुद से लगाव था। ना कि जैसे आईआईटी की तैयारी थी, जो मेरा मन नहीं था करने का, तो वहाँ पर मैंने अपने दिल लगा के अपनी शिद्दत से कभी तैयारी करी ही नहीं। जहाँ पर मन था, जहाँ पर लगाव था, वहाँ पे तैयारी करी और रिज़ल्ट सामने थे। और कुछ इस तरह से मेरी पहली नौकरी लगी जेट एयरवेज़ में एज़ अ फर्स्ट ऑफ़िसर। और जिस दिन नौकरी लगी, जिस दिन मैं जेट एयरवेज़ का कॉन्ट्रैक्ट साइन करके आया, उस दिन हमने एक बहुत सही चीज़ करी। तो जो सिलेक्शन प्रोसेस था जेट एयरवेज़ का, वो चला कुछ 3 महीने। उन 3 महीने मैंने और मेरे माताजी, पिताजी ने, हमने किसी को नहीं बताया कि हम क्या कर रहे हैं, सिलेक्शन हुआ है, नहीं हुआ है, एग्ज़ाम भी दिया है कि नहीं। जिस दिन मैंने जेड एयरवेज़ का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, उस दिन हमने एक मिठाई की दुकान से कुछ लड्डू लिए, और वो जो रिश्तेदार थे, जो कहा करते थे कि तपेश की कुछ बस की नहीं है ज़िंदगी में, हम उनके पास लेके गए वो लड्डू। मैं 19 साल का छोटा-सा बच्चा, वो लड्डू उनके पास लेके गए और उन्हें बोला कि मैं जेट एयरवेज़ में एक पायलट लग गया हूँ, 19 साल की उम्र में।
और उन रिश्तेदारों के जो चेहरे कुछ इस प्रकार उतरे, जो मेरे घर वालों के उतरे थे जब वो आईआईटी का लाल वाला फेल का रिज़ल्ट आया था ना, कुछ उस प्रकार उनके चेहरे थे। मन को शांति मिली। वो जो अंदर का एक जेलसी थी ना, वो शांत हो गई। उसके बाद फिर फ्लाइंग चलती रही। अब ज़िंदगी पलटी। अब अच्छी चीज़ें शुरू हुई। अब ठीक है, पैसे आने शुरू हुए। मैंने जो हमने लोन लिया था मेरी ट्रेनिंग के लिए, वो चुकाया अपनी सैलरी से। उसके बाद पायलट बनने के बाद और भी कुछ एग्ज़ाम होते हैं ताकि आप कप्तान बन सकें, कमांडर बन सकें। मैंने वो एग्ज़ाम भी पहली बार में सारे पास कर दिए और 2018 में 25 साल की उम्र में मैं दुनिया का यंगेस्ट कैप्टन भी बन गया। 25 साल की उम्र में मैं जेट एयरवेज़ में बोइंग 737 पर एक कप्तान था, व्हिच वाज़ अ बिग डील, व्हिच वाज़ अ वेरी बिग थिंग फॉर मी एज़ वेल। घर वाले भी उससे बहुत खुश हुए। आपको एक चीज़ और बताता हूँ, जिस कॉलेज की मैंने 3 साल तैयारी करी, अपनी ज़िंदगी के 3 साल जिस कॉलेज की तैयारी के पीछे लगाए और कभी वहाँ पहुँच नहीं पाया, उसी कॉलेज ने मेरे को एक दिन बुलाया और मैं वहाँ पर एक स्पीच दे के आया, जहाँ वहाँ के स्टूडेंट्स ने बैठ के मुझे सुना और फिर से वही अंदर की एक जो आग होती है वो थोड़ी-सी और शांत हो गई। उसके बाद से बहुत सारी टेड टॉक्स दी, बहुत सारे लोगों ने बुलाया, बहुत सारी जगह एज़ अ गेस्ट गए एंड अच्छा लगा। तो दोस्तों कहने का तात्पर्य ये है कि पेरेंट्स अपने बच्चों पर भरोसा रखें। उन्हें किसी चीज़ में फ़ोर्स ना करें। अगर आपको लगता है कि वो कुछ ऐसी चीज़ करना चाह रहे हैं जो आउट ऑफ द वे है, जो सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करेगी, उन्हें करने दें, उन पे भरोसा रखें, उनका साथ दें। दे विल डू वंडर्स इन दैट फील्ड जस्ट विद योर सपोर्ट। और जो बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं, उन्हें मैं ये कहना चाहूँगा, जो भी आपके सपने हैं, जो भी आपकी ड्रीम्स हैं, भले ही कितने ही अनकन्वेंशनल हों, उन पे भरोसा रखें, उन पे अपना काम करें। क्या पता कल आप भी यहाँ मेरी जगह जोश टॉक के प्लेटफॉर्म पे आकर स्पीच दे रहे हों और अपने आने वाली जनरेशन्स को मोटिवेट कर रहे हों। और हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद जोश टॉक्स को मुझे यहाँ बुलाने के लिए। बहुत ही अमेजिंग चैनल है जो यहाँ पे काम हो रहा है। इस चैनल पे बहुत ही बढ़िया है। आज की डेट में अच्छे चैनल्स यूट्यूब पे बहुत कम बचे हैं एंड जोश टॉक्स इज़ वन ऑफ देम। मैंने इनकी बहुत सारी वीडियोस देखी हैं। मैं खुद इनसे बहुत प्रेरित हुआ हूँ जिन लोगों ने यहाँ पे आकर स्पीचेस दी हैं। So thank you so much जोश टॉक्स फॉर हैविंग मी हियर। इट्स बीन अ प्लेजर एंड आई होप आप लोगों को मेरी कहानी से कुछ सीखने को मिला होगा, आप कुछ इससे अच्छा लेकर जाएंगे। थैंक यू।